तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले का क्लास था जो जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था, त्रायन का युद्ध, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो गुलाम वंश है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या हुआ था कि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी उसमें, जो सेकंड युद्ध में, तो त्रायन का सेकंड युद्ध। तो हुआ यूँ कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वही फिर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। कहें तो कि जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 1150 में हुआ था, तुर्किस्तान में। गुलाम ऐसे था क्योंकि जब ये तुर्किस्तान में था तो मोहम्मद गौरी, होता यूँ था, आप शॉर्ट में समझिए, होता यूँ था कि जंग लड़ने के लिए, ठीक है, जंग लड़ने के लिए लोग गुलाम खरीदते थे, ठीक है। इंसानों को खरीदते थे जंग लड़ने के लिए, और वही वो गुलाम कहलाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का? तुर्किस्तान का था, जहाँ से मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था। इसका जन्म कब हुआ था? 1185 में हुआ था, ठीक है। और इसी ने क्या की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर क्या कर ली थी? लाहौर बना ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर लाहौर, और इसने कुतुब मीनार जो होता है, ठीक है, कुतुब मीनार जो आप देख रहे हैं दिल्ली में, कुतुब मीनार की इसने क्या की थी? नींव डाली थी। इसने कंप्लीट नहीं करवाया था, लेकिन इसने कुतुब मीनार बनाना में, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको बनवाना इसने स्टार्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसने 2 मस्जिदों का भी निर्माण करवाया था, क़ुव्वात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम जाना जाता है? लख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसको मृत्यु जो हो गई थी, ठीक है, वो 1210 में चौगान खेलते समय। चौगान मतलब पोलो, इंग्लिश में पोलो बोलते हैं, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो खेल रहा था बेचारा, और बेचारा होके प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो गिर गया, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बस 4 साल ही शासन कर पाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थे मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। जितना पूछे अगर उतने हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आराम सा आता है, ठीक है। फिर इसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो क्या करता है? इसको इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है, और खुद क्या करता है? सिंहासन पर बैठ जाता है। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ठीक है। गुलाम भी कह सकते हैं और उसका दामाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही से खत्म हो गया कि पुत्र सत्ता का जो चलन था यही से खत्म हो गया। यहाँ सवाल ही नहीं उठता कि पुत्र शासक बना, तो उसकी हत्या किसने कर दी? इल्तुतमिश ने, जो कि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक शासनकाल करता है। ये क्या करता है? अपनी राजधानी लाहौर से फिर वापस दिल्ली ले आता है, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली वो होता है कि जब युद्ध के बाद जो जीती हुई जमीन होती है वो सैनिकों में दान कर देना, ठीक है, या फिर जो सैनिक शहीद हो गए हैं उनके परिवारों को दान कर देना। तो किसकी शुरुआत? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसके काल में हुआ यह था कि जो उस टाइम के सरदार थे, तुर्क सरदार, ठीक है, वो काफी हस्तक्षेप कर रहे थे इसके शासन काल में, ठीक है। मतलब इसको शासन करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हुआ कुछ कारण, लेकिन ये इसको शासन करने देना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि शासन तो कोई भी करे, लेकिन जो पावर हो, जो शक्ति हो,
वो तुर्क सरदारों के पास हो, ठीक है, वो तुर्क सरदारों के पास हो, ऐसा चाहते थे। लेकिन फिर भी ये करता है शासन, और इसने सबसे पहले क्या करता है, चालीसा का निर्माण कर लेता है, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, ठीक है। इसमें 40 लोगों का मेंबर, 40 मेंबरों का होता है ये समूह, इसको चालीसा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, तुर्कान ए चहलगानी। इसने काफी सारे सिक्कों का भी निर्माण करवाया, जैसे कि चांदी के सिक्के का निर्माण करवाया, कॉपर के सिक्के का निर्माण करवाया, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, उसको ये कंप्लीट कर देता है। कब, 1220 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी, यानी जो कुतुब मीनार ये बना रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके एक प्रसिद्ध कवि थे बोल सकते हैं तो, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। किसकी याद में, एक सूफी संत है, इसके कवि भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके सूफी संत आप समझिए, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के, मतलब एक उनके प्रसिद्ध सूफी संत है या उनके चहीते सूफी संत है कुतुबुद्दीन ऐबक के, उन्हीं के याद में बनवा रहा था कुतुब मीनार, जिसका नाम था, सूफी संत का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो ये कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण करवाया था 1220 ईस्वी में, ठीक है। और इसके शासन करने में जो संघर्ष हुआ था उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जो ये संघर्ष था, क्योंकि जब ये शासन पर बैठ रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 उत्तराधिकारी और थे, जिसमें से एक था यदलौज, ठीक है। ये गधा हुआ क्या सोचता था कि दिल्ली है जो गजनी का ही अंग है, कौन, यदलौज, ठीक है। और ये क्या था, दिल्ली को क्या चाहता था कि वो गजनी में मिला ले, जैसे हलवा बट रहा है, चाहता था कि गजनी में मिला ले, ठीक है। और दिल्ली को क्या मानता था, गजनी का अंग मानता था। तो यलदौज क्या करता है, इल्तुतमिश, इसमें तराइन की लड़ाई हुई थी, उसी मैदान में क्या करता है, यलदौज को पराजित कर देता है, ठीक है, यलदौज को पराजित कर देता है। फिर एक और उत्तराधिकारी था कुबाचा, जो कि पंजाब पे शासन कर रहा था, ठीक है। इससे हुआ था 1215 में युद्ध यदलौज से, और कुबाचा जो पंजाब पे शासन कर रहा था 1217 में किया, कुबाचा से भी युद्ध किया, कौन, इल्तुतमिश। लेकिन ये कुबाचा क्या करता है, डर कर भाग जाता है, डरे भाग गया, लेकिन इल्तुतमिश का किया, उसका पीछा किया, और पीछा करते करते मंसूरा नामक जगह पर क्या करता है, उसको पराजय कर देता है। लेकिन फिर भी सिंध, उच्च, कच्छ, ऐसे ऐसे जगहों पे ये फिर भी शासन कर रहा होता है, कौन, कुबाचा। एक बार फिर युद्ध होता है इससे, कुबाचा से, उसको भी छीनने के लिए। सिंध पर शासन कर रहा था, कुबाचा पर शासन कर, सॉरी, सिंध पर, कच्छ पर शासन कर रहा था, तो इससे होता है, और क्या करता है कुबाचा, सिंध नदी में डूबकर मर जाता है, ठीक है, मर जाता है। कब मरता है, 30 अप्रैल 1236 में, ठीक है। सॉरी, ये कुबाचा तो सिंध नदी में डूबकर मर जाता है, इल्तुतमिश मरता है 30 अप्रैल 1236 में, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आते हैं, जैसे इनके बेटे, क्योंकि रजिया, उसके बाद रजिया सुल्तान शासन करती है, लेकिन इसके उत्तराधिकारी होते हैं, क्योंकि रजिया सुल्तान को अपने भाइयों से ही संघर्ष करना पड़ता है। शुरू से ही रजिया सुल्तान, मतलब जो ये रीति रिवाज होते हैं जो महिलाओं के लिए उस टाइम बनाए गए थे, ठीक है, कि नकाब पहनना और ये सब करना, बाहर नहीं निकलना, ये सब नहीं मानती थी। वो शुरू से अपने पिता के साथ, यानी इल्तुतमिश के साथ, ये सारी चीजों में ये कूच करती थी, ये सैन्य का अभियान भी करती थी, उसका निरीक्षण भी करती थी, ऐसे बहुत सारी चीजों में उसका योगदान रहता है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा आता है कुतुबुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। वो 1 साल तक ही शासन कर पाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आती है रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान का जन्म बदायूं में होता है 1205 ईस्वी में, बदायूं में, ठीक है। और रजिया सुल्तान शासन बनते ही उसके 2 उत्तराधिकारी होते हैं, एक होता है ऐतगिन, जिसको बदायूं में भेजती है, वो नियुक्त करती है शासन करने के लिए, जो कि यूपी में है, और एक अल्तुनिया, जिसको पंजाब में, मतलब पंजाब का उत्तराधिकारी नियुक्त करती है कि वो राजभार सब सारा संभाले। लेकिन यही गधा हुआ फिर क्या करता है,
बोलते हैं ना, जिसमें खाया पिया नहाया उसमें छेद कर देता है, ये अल्तुनिया। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसके एक याकूत खान नाम के एक आदमी से उसका प्रेम हो जाता है, प्रेम संबंध हो जाता है। ठीक है, और उसके प्रेम होने के बाद ही उसको एक विभाग दे देती है रजिया सुल्तान, जिसको आमीर आखुर कहते हैं। आमीर आखुर वो उपाधि होती है जो घोड़े उड़े जो अस्तबल होते हैं, जो घोड़े के रखवाले होते हैं, उसका जो हेड होता है उसको बोला जाता है आमीर आखुर, ये उपाधि होती है। तो ये क्या करती है, याकूत खान को दे देती है। तो जो उस टाइम तुर्क सरदार थे या जो 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 शासक थे, वही मेल और फीमेल वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे जब इसका प्रेम संबंध, मतलब इसके प्रेम संबंध के बारे में जब पता चलता है सबको, ऐसे इसका प्रेम संबंध सच है या गलत है, इस पे इतिहासकारों में मतभेद है। क्योंकि कई सारे बुक में हमको लिखा रहता है, आपको देखने को भी मिलेगा कि क्या करता है, याकूत खान क्या करता था, इसको घोड़े पर बैठाता था। मतलब कि प्रेम संबंध के मामले में एक टिप्पणी किया गया था कि याकूत खान क्या करता था, इसको पकड़ के घोड़े पे बैठाता था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि रजिया सुल्तान घोड़े पर नहीं हाथी पर बैठकर लड़ा करती थी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दे देता है, जिससे जो मेल शासक होते हैं इनको प्रॉब्लम होने लगती है कि ये लेडीज हम पे कैसे हुक्म चलाएगी। और ये नकाब वकाब कुछ नहीं पहनती थी, ये तलवार रखती थी, ये कोट पहनती थी, ये पगड़ी पहनती थी, मतलब पुरुषों की तरह ये अपना कपड़ा ही पहनती थी। इससे मर्दों को क्या होता था, या पुरुष जो शासक थे उनको क्या उससे प्रॉब्लम होने लगता था, मतलब लगी थी प्रॉब्लम होने। और जब इससे प्रेम प्रसंग हुआ याकूत खान से, ठीक है, तो इसके बारे में बात होने लगी, इसकी बुराइयां रजिया सुल्तान की। और जो तुर्क सरदार थे इनको भी ये पसंद नहीं आया, लेकिन क्या किया, रजिया सुल्तान ने इसको इग्नोर किया, ये सारी चीजों को इग्नोर किया। लेकिन यही इग्नोरेंस क्या हुआ, इसके लिए रजिया सुल्तान के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ क्या कि होता क्या है कि जो अल्तुनिया है, जो पंजाब यानी भटिंडा पे शासन कर रहा था, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। क्या करता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है अल्तुनिया। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, इसे युद्ध करती है। और युद्ध में क्या होता है कि इसका जो याकूत खान है, जिससे इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये मारा जाता है। और क्या करती है रजिया सुल्तान, बंदी बना ली जाती है। ठीक है, और इसका एक भाई था मैजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, मैजुद्दीन बहराम शाह इसका एक भाई था। ये देखता है क्या कि हमारी बहन उधर पकड़ा गई है, मतलब रजिया सुल्तान पकड़ा गई है, क्या करता है, अपने आप को ये भी शासन घोषित कर लेता है। ठीक है, दिल्ली का, और मतलब रजिया सुल्तान की सत्ता को हथिया लेता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान को ये बात जैसे ही पता चलती है तो वो अपने शासन को पाने के लिए क्या करती है, अल्तुनिया से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। देख रहे हैं शासन करने की निंजा टेक्निक, ये निंजा टेक्निक ही है ना। क्या करती है, इसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है, सोचती है कि इसे शादी कर लेंगे और बाद में इसको साइडे से निपटा देंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब अल्तुनिया से शादी कर लेती है कौन, रजिया सुल्तान, और फिर ये दोनों किसके, मौजुद्दीन बहराम शाह के खिलाफ युद्ध करते हैं। ठीक है, युद्ध करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अल्तुनिया और मतलब रजिया सुल्तान के वो हस्बैंड ही कहलाए, उनके जो पति थे, दोनों क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो हार जाते हैं तो रजिया सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि वो उससे शादी ही की थी, किस लिए, अपनी सत्ता को पाने के लिए। ठीक है, तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि इधर हम रह नहीं सकते हैं और इधर मेरा शासन ही हथिया लिया, इसके खिलाफ हम लड़ भी चुके हैं। तो वो भाग निकलती है, और भाग निकलती है तो जंगल में क्या होता है, कुछ गुंडे के वो हाथ में लग जाती है, और क्या होता है, उसकी मृत्यु जाती है 14 अक्टूबर 1240 में। किसकी, रजिया सुल्तान की। ठीक है, अगर रजिया सुल्तान का हम शासनकाल मतलब पढ़ रहे थे, मतलब बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन पढ़ रहे थे तो एक ही चीज इससे पता चलता है कि जो इस टाइम के जो पुरुष लोग थे, वो उनको कितनी नफरत थी उस टाइम की महिला जो शासक, क्योंकि ये पहली महिला शासक बनी थी। ठीक है, मतलब जो मुस्लिम शासक थे उसमें पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, तो इससे पुरुषों को क्या होता, प्रॉब्लम होने लगा था। अगर पुरुष लोग सपोर्ट करते या इसकी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि ये राजनीति करने में बहुत माहिर थी, ये युद्ध कला में बहुत माहिर थी, ये हर चीज में माहिर थी। ठीक है,
बस ये शिकार हो गई किसकी, जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीजों का रजिया सुल्तान क्या हो गई, शिकार हो गई। ठीक है, और ये मारी गई। तो मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, 1240 में, 14 अक्टूबर 1240 में कैथल में, जो कि अभी हरियाणा में है, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था गुलाम वंश। अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद काफी अयोग्य शासक होते हैं, और उसके आखिरी शासक को बलबन होता है, जो कि इसी चालीसा का मेंबर होता है। ठीक है, किसका, इसी चालीसा का मेंबर होता है। वो फिर कैसे आगे शासन करता है, और उसकी राजनीति क्या थी, और कैसे वो फूट डालता है, उसके शासनकाल में क्या क्या कठिनाइयां आई, ये सारी चीजें हम अगले बार पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ऑब्वियसली आई होगी, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। जो देखिए एग्जाम के, देखिए अब एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, तो अगर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, मतलब पूरा बुक टाइप से पढ़ना है, तो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टाइप से भी पढ़ा दूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि अब ज्यादा माथा पीछी करने से क्या फायदा है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको मैं डाल देता हूँ, फिर कहानी के थ्रू आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये चीज। ठीक है, तो आगे हम बलबन और फिर खिलजी विलजी का जो शासनकाल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। और आपको अगर मेरा क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, हो सके तो कर दीजिएगा प्लीज यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।